नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल के डेट में ही बिहार डीएलएड का जो रिज़ल्ट है उसको जारी कर दिया गया है। मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया था कि आप किस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग अपना रिज़ल्ट जो है चेक कर लिए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है फेल हुए हैं या फिर पास हुए हैं। यानी कि जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होता है उसमें हम भाग ले पाएँगे या फिर नहीं ले पाएँगे। इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत यहाँ आ रहा है कि रिज़ल्ट आने के बाद जो है हमें क्या करना होता है। साथ ही साथ जो काउंसलिंग होती है उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं और काउंसलिंग करते समय कितने कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, ठीक है? कि स्कोर कार्ड हम कैसे देखेंगे कि हम जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएँगे कि नहीं ले पाएँगे। तमाम आपके मन में जो है सवाल है उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे-ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपना जो स्कोर कार्ड है अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रखना होगा, क्योंकि काउंसलिंग कराते समय ये जानकारी आपको देना पड़ सकता है, ठीक है? या फिर एडमिशन प्रोसेस में आप जाएँगे तो वहाँ भी स्कोर कार्ड माँगे जा सकते हैं, तो इसको आपको प्रिंट भी करना है। तो कैसे डाउनलोड प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको easy2net.com सर्च कर लेना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है? ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लाइव अपडेट वाला जो सेक्शन है ना, इसमें नीचे आएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड रिजल्ट का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट चेक करने का लिंक है वो देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, आपका जो रिज़ल्ट है ना 14 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में अवेलेबल रहेगा। तो अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको डालकर यहाँ पे प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद अगर आप स्कोर कार्ड जाएंगे डाउनलोड करने के लिए तो आपका डाउनलोड नहीं होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आपको इस फॉर्मेट में डालना है और उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो स्कोर कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि स्कोर कार्ड क्या होता है, तो बेसिकली आपका जो स्कोर कार्ड है वो रिजल्ट ही होता है कि आपने जो है कितना स्कोर किया हुआ है, कितना अंक आप लाए हुए हैं और इसी पे डिसाइड होता है कि आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको हो रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे, ठीक है? अब स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होता है, जैसे कि आपका फ़ोटो होता है, ठीक है? उसके बाद जो भी आपका जानकारी होता है वो जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंशन रहता है और यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी होता है वो यहाँ पे मेंशन इसलिए रहता है क्योंकि कैटेगरी वाइज भी रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो अपना स्कोर चेक करेंगे कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके बिहाफ पे आपका कितना अंक आया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो स्कोर है ना 38 है, ठीक है? तो 38 है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम अंक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिसक्वालीफाई हो गई है, एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकती हैं, ठीक है? बाकी इनका जो भी सभी छात्रों में रैंक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को भरा, जिसमें से जो लोग अपना एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसमें से जो जितने भी बच्चे हैं वो सभी कैटेगरी के होंगे या फिर लड़का लड़की दोनों होंगे, उनमें से इनका रैंक कितना है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका जो नंबर है वो कितने स्थान पे है। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी रैंक होता है, यानी कि बीसी कैटेगरी से हैं तो बीसी में इनका रैंक कितना है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे पता करेंगे कि आप यहाँ पे फेल हो गए हैं या फिर पास हो गए हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो आपको समझना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है कम से कम जो अंक है वो आपको प्राप्त करने होते हैं, उससे कम प्राप्त करेंगे तो फिर आप यहाँ पे फेल कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर कोई जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आता है तो उसको कम से कम 35% अंक यानी कि 42 अंक लाना होता है, तब वो क्वालिफाई हो पाता है। और यही लोग जो है काउंसलिंग में जो है फॉर्म को भर सकते हैं, यानी काउंसलिंग का जो सीएफए फॉर्म फिलअप होता है उसमें ये लोग फॉर्म को भर सकते हैं और जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। तो अगर आपका अंक जो है जैसे कि आप इस कैटेगरी से हैं और इतना अंक है, इससे अधिक अंक है, तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन इससे कम अगर आपका अंक होगा तो पहले ही नोट क्वालिफाई का जो
ऑप्शन है आपके स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा, जो आपको अभी हम दिखाएंगे। बाकी कोई SC ST PWD है तो 30% यानी कि 36 अंक भी वो प्राप्त करता है तो काउंसलिंग में अपना भाग ले सकता है। हालांकि उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा वो तो अलग की बात है, वो अपना काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेगा, कॉलेज का जो प्रीफरेंस है वो देगा, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, उसके बाद उसका मेरिट बनेगा, वो तो अलग की बात है। तो यहाँ पे काउंसलिंग जो आपका होता है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है, काउंसलिंग में अपने जो कॉलेज का सिलेक्शन है वो करना होता है। तो इससे कम अगर कोई SC ST PWD के जो छात्र हैं वो लाए हैं तो पहले ही नोट क्वालिफाई यानी कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। मेरे पास एक लड़की का देखेंगे तो यहाँ पे स्कोर कार्ड है जिसमें उन्होंने 33 नंबर प्राप्त किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे नोट क्वालिफाई का मतलब क्या कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है, जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया होता है उसमें वो भाग नहीं ले पाएंगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी इसका रिजल्ट आया हुआ है ना उसके बाद आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद आपको सीधे जो है काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना होता है। काउंसलिंग की हम बात करें तो 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। प्रीवियस की हम बात करें तो 10 से 15 दिन के अंदर जो आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जिसमें जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको डालकर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें जो है कम से कम 5 से लेकर 30 कॉलेज का जो है आपको विकल्प देना होगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि बिहार में जो है टोटल कितने सीट हैं, तो 30,700 जो है सीटें हैं जिस पे आपका एडमिशन होता है, यानी कि इतने बच्चों का जो है एडमिशन हो पाएगा, बाकी सबको यहाँ पे छांट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका कटअप भी हाई जाता है, ठीक है। कटअप रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई OBC जनरल BC है या फिर किसी प्रकार की अलग कैटेगरी जैसे EWS है तो उसको जो है 500 रुपये का पेमेंट करना होता है, और कोई SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उसको 350 रुपये का पेमेंट करके काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है। तो काउंसलिंग का जो फॉर्म है इस मंथ के अंत तक हो सकता है कि शुरू होगा, तो आपको फॉर्म को भरना होगा, और जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग से अधिक अंक है वो अपना काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है कि 42 अंक, अगर आप जनरल OBC EWS से आए तो आपका उससे अधिक अंक है तो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। SC ST PWD 36 अंक से अधिक है तो वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी फ़ी देनी होती है, जो कि आपका ट्यूशन फ़ी होता है, यानी कि जो भी आप 2 साल का कोर्स करते हैं वो आपका फ़ी होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपया, और प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो 60,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक आपका खर्चा लगता है, ठीक है। ये आपका खर्चा होता है, और दोनों में कोई अंतर होता नहीं है, बस केवल अंतर क्या होता है कि आपका पैसा ज़्यादा लगता है प्राइवेट में, बाकी गवर्नमेंट में कम लगते हैं। दोनों का सर्टिफिकेट जो है सेम होता है, वैल्यू सेम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काउंसलिंग जो लोग करेंगे वो जो है कम से कम 30 जो कॉलेज है उसका सिलेक्शन करेंगे, कम से कम 5 और अधिकतम जो है 30 कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कॉलेज का जो लिस्ट होता है वो आप कैसे चेक करेंगे, तो इससे पहले जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो कॉलेज का लिस्ट है उसको जारी किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा, क्लिक करके आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे कॉलेज का जो है लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ पे गैर सरकारी और सरकारी जो भी संस्थान है जहाँ से डीलेड कराए जाते हैं उसकी सूची यहाँ पे दी गई है। जहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेज की सूची है वो दी गई है, ठीक है। तो आपको जो है कम से कम 5 और अधिकतम जो है 30 कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि आप अपने कॉलेज में देख लीजिएगा कितने जो है प्राइवेट और कितने सरकारी कॉलेजेज हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+F करना है, और यहाँ पे अपना जो भी कॉलेज का नाम होता है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गोपालगंज का सर्च किए हैं तो इसमें जो जिसके साथ डाइट लगा हुआ है ना ये आपका सरकारी कॉलेज होता है। ध्यान रखिएगा, आपके ज़िले के साथ अगर डाइट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका सरकारी कॉलेज है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका कोई प्राइवेट कॉलेज होगा जिसमें डाइट नहीं लगा होगा तो इसमें आप सीट देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डाइट कॉलेज है इसमें देखेंगे कितने सीटें हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
और जो आपका प्राइवेट कॉलेज है उसमें कितने सीटें हैं ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है उसकी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। और जब भी आप काउंसलिंग करेंगे उससे पहले अपना जो भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको प्रीफरेंस में देना चाहते हैं, उसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग करते समय आपको ये सारे कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि CFE फॉर्म जो फॉर्म होता है वो भरेंगे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट जो है 3 बार बनता है, फर्स्ट मेरिट, सेकेंड और थर्ड मेरिट। ठीक है, उसमें अगर आपका नाम आता है उसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस करवानी होती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करके आपका जो एडमिशन है वो कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो है स्पॉट एडमिशन भी आपका होता है। बहुत सारे सीटें अलग अलग कॉलेज में बच जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो भी स्पॉट एडमिशन है वो भी कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो बाद में आप स्पॉट एडमिशन के माध्यम से भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये जो है पूरी इसकी प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अपना सारा प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको देने होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो भी लगता है एडमिशन के समय। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डीलेड का जो प्रवेश पत्र है, जो आपके पास एडमिट कार्ड है, उसको आप अपने पास रखिएगा। डीलेड का जो रिजल्ट है, यानी कि आपने जो भी स्कोर कार्ड को डाउनलोड किया हुआ है वो अपने पास रखिएगा। 10वीं का मार्कशीट और उसका जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र होता है, यानी कि जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होनी चाहिए। 12वीं का जो मार्कशीट हो गया, माइग्रेशन हो गया, CLC हो गया, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और एक जो है उसी के साथ आचरण प्रमाण पत्र भी आपको देखने को मिलता है। आप CLC लेने जाइएगा तो उसमें आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो है स्कूल से ही प्रोवाइड किया जाता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST BC हैं तो बनवा लीजिएगा, लगेगा। फिर यहाँ पे पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ होनी चाहिए और बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको बता दिया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका जो कटअप है वो कितना जाएगा, क्या हमारा इतना अंक आया हुआ है तो हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपका कम से कम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अधिक अंक है तो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कटअप जाता है ना, हम प्रीवियस ईयर की कटअप की बात करें तो वो अलग से हम कहेंगे तो वीडियो ला देंगे, लेकिन इस साल जो एक्सपेक्टेड कटअप है, यानी कि जो संभावित कटअप है वो कितना जाएगा समझ लीजिए। 88 से लेकर 90 के बीच में अगर आपका कटअप है तो आपको सरकारी कॉलेज जर्नल को मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई EWS है तो उसका 80 से लेकर 83 के बीच में जा सकता है। कोई EBC है तो 78 से लेकर 82 के बीच में जा सकता है। कोई BC है तो 83 से 85 के बीच में जा सकता है। SC ST का देखेंगे तो 75 से 80 के बीच में जा सकता है। और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं उनका 68 से लेकर 70 के बीच में कटअप जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग फॉर्म भर देंगे तो आपका एडमिशन हो ही पाएगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद आपका जो भी कटअप यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो आपका आएगा, उसमें अगर आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में तभी जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा। नहीं आता है तो फिर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट का आपको वेट करना होगा। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, किस तरह से क्या होने वाला है और आपका रिजल्ट आया हुआ है तो आप किस तरह से काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग आपका कब से होने वाला है, काउंसलिंग के बाद क्या होता है, किस तरह से आपका एडमिशन होता है। मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की आपको त्रुटि लग रही है तो उसको भी सुधार करने के लिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं उस समय कुछ पॉइंट छूट जाते हैं या फिर कुछ पॉइंट पे कुछ गलत जानकारी अवेलेबल हो, मतलब हम लोग चाहते नहीं हैं लेकिन ऐसे हो जाता है। तो उस तरह के आप पर्सन हैं, कहीं भी आपको किसी प्रकार की डाउट है, कोई भी आपको करेक्शन करनी है इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। लास्ट में आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हमारा जो रिजल्ट है वो आया हुआ है और हमने जो अंक चेक किया हुआ है वो अंक हमारे जो भी आंसर की है उससे मैच नहीं कर रहा है, उससे कम अंक हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपका अंक घट भी सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, किस तरह से काउंसलिंग का जो CFE फॉर्म होता है वो भरना होता है, किस तरह से कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो देना होता है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।